ओके, वेलकम एवरीवन टू संकल्प क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका 11th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सेट्स। अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सारे कि जो भी हम चैप्टर कवर करते जाएंगे, हर चैप्टर के साथ साथ उसका डीपीपी अपलोड होता रहेगा और आपका कुछ भी कंटेंट मिस ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ऐप को भी डाउनलोड करें। ये दोनों के लिंक्स हमारे सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेट्स बड़ा एक फंडामेंटल सा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है और बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक चीज़ और बेटा, यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे इंग्लिश में हम कॉमा कहाँ लगाना है, ब्रैकेट कहाँ लगानी है, फुल स्टॉप लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, तो सिंबल्स होते हैं ना। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं और सही सिंबल का सही जगह पे लगाना बहुत ज़रूरी है। ये मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आज का जो चैप्टर है सेट्स, इसमें आप बहुत सारे नए सिंबल्स पढ़ेंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हर सिंबल का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है और किस सिंबल को कहाँ पे यूज़ करना है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर सेट्स। तो सेट है क्या? सबसे पहले तो हमें ये समझने की कोशिश करनी है व्हाट इज अ सेट, मतलब डेफिनेशन क्या है। तो सेट के डेफिनेशन में बेटा तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज होते हैं। वो तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं? सबसे पहले तो होना चाहिए वेल डिफाइंड, ये एक कीवर्ड आ गया। दूसरा कीवर्ड है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का और तीसरा कीवर्ड है ऑर्डरिंग। बट ऑर्डरिंग जो है वो हमारे लिए मायने नहीं रखती। अब ये क्या है, ये तीन कीवर्ड्स का क्या मतलब है? मैं फिर से दोहराता हूं। पहला तो हो गया जी वेल डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा हो गया डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, तीसरा ऑब्जेक्ट्स की जो ऑर्डरिंग है वो मायने नहीं रखती, मतलब ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीन बातें अपने को ध्यान में रखनी है एक सेट के अंदर। अब वेल डिफाइंड से स्टार्ट करते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है कि सेट का डेफिनेशन सुनने के बाद हमें पता लग जाना चाहिए कि उस सेट के अंदर कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक वॉवल्स आपको दिख रहा होगा। तो सेट का नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। सेट का जो नाम है इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो जैसे सेट ऑफ वॉवल्स को मैंने डिनोट किया वी से। अब वॉवल्स सेट का नाम हो गया। फिर सेट की नोटेशन में हमेशा करली ब्रैकेट्स, सेट की नोटेशन में हमेशा करली ब्रैकेट्स आएंगे और वॉवल्स के एलिमेंट्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके हो गए एलिमेंट्स, है ना। सेट का नाम, सेट के एलिमेंट्स, मतलब इनको आप ये जो 5 ए, ई, आई, ओ, यू हैं जो वॉवल्स हैं, इनको आप एलिमेंट्स बोल सकते हो, इनको आप एलिमेंट्स बोल सकते हो, इनको आप ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट बोल सकते हो या मेंबर्स ऑफ द सेट बोल सकते हो। बट एलिमेंट्स या मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स को हमेशा हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से। सेट के नाम को कैपिटल लेटर से और एलिमेंट्स को हम हमेशा इनक्लोज करेंगे करली ब्रैकेट्स में। तो वेल डिफाइंड है ना, मैं वेल डिफाइंड समझाने की कोशिश कर रहा था। तो वेल डिफाइंड का मतलब बेटा हमें पता है कि कौन वावल है और कौन वावल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप कहते हो कि बी वावल होगा तो नहीं, बी इज नॉट अ वावल। अब एक सिंबल और हम काफी यूज करने वाले हैं, पहले मैं उसको समझा देता हूं। ये एक सिंबल है बेटा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था बेसिक मैथ्स में। इस सिंबल को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, और हमेशा याद रखेंगे कि दिस इज यूज्ड बिटवीन एलिमेंट एंड सेट। ये सिंबल के लिए एलिमेंट और सेट दोनों, मतलब एक तरफ एलिमेंट होगा एक तरफ सेट होगा। मैं समझाता हूं, इधर देखो भाई, मान लो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 एलिमेंट्स हैं, 5 मेंबर्स हैं ऑफ द सेट ऑफ वॉवल्स। तो मैं क्या सिंबल यूज करूंगा? आई विल से ए बिलोंग्स टू वी, मतलब ए बिलोंग करता है सेट ऑफ वॉवल्स को। ये ऐसे कह लीजिए ए एक एलिमेंट है ऑफ द सेट वॉवल्स। फॉर एग्जाम्पल ई बिलोंग्स टू vowels, but
जैसे अल्फाबेट है बी, बी वॉवल नहीं है तो उसको हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू वॉवल्स। इसको हम लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू वॉवल। कहने मतलब एक हमने और सिंबल यहाँ पे सीख लिया, मतलब इसको ऐसे क्रॉस करना है और इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग टू। तो वेल डिफाइंड डेफिनेशन सुनने के बाद हमें पता है, जैसे मैंने बोला वॉवल्स, तो वी नो कौन से एलिमेंट सेट में होंगे और कौन से एलिमेंट सेट में नहीं होंगे। जब मैं बोलता हूँ नेचुरल नंबर्स तो हमें पता है कौन नेचुरल नंबर है और कौन नेचुरल नंबर नहीं है। जब मैं बोलता हूँ होल नंबर्स, वी नो कौन होल नंबर है और कौन होल नंबर नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है। फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, अब इस पे बात करते हैं। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा ए और उस सेट में 3 एलिमेंट्स मैंने डाल दिए, लेट अस से 1 2 एंड 3। ऑब्वियसली अगर कोई मेरे से कहेगा कि सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो मैं सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देखूंगा कितने हैं, 1 2 और 3। तो आई विल से देयर आर 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन दिस सेट। एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। अब जरूरत पड़ने पे मैं इस सेट को ऐसा भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने 1 को लिख दिया 2 बार, 2 को लिख दूं 3 बार, या 3 को लिख दूं कितनी भी बार। तो लिखने को हम ऐसा लिख सकते हैं, बट दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट यूज्ड। ठीक है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट यूज्ड। ऐसा करेंगे नहीं। रीजन, हम एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। और तीसरी बात क्या थी सेट के डेफिनेशन में, ऑर्डरिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब ऑर्डरिंग नॉट इंपॉर्टेंट का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। ये जैसे सेट था ए, मैंने इसके एलिमेंट्स लिखे हैं 1 2 3, तो अगर मैं 2 1 3 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, या मैं 3 1 2 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में लिखते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन से एलिमेंट्स नहीं, और वो सारे एलिमेंट्स आपको सेट में दिखने चाहिए। तो एक बार जल्दी से सेट की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। हमने क्या सीखा कि व्हाट इज अ सेट। तो वेल डिफाइंड मींस कौन सेट में होगा और कौन सेट में नहीं होगा, आपको डेफिनेशन सुनने के बाद पता होना चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लिखने, मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम एक ही बार लिखेंगे, मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखेंगे। और तीसरा था ऑर्डरिंग जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर मैं वॉवल्स के सेट में ए ई आई ओ यू लिखूं, या इसी सेट वी को अगर मेरे को लिखना हो ई ए ओ आई यू, चलेगा, कोई फर्क नहीं है। दिस सेट एंड दिस सेट मेरे लिए सेम है। व्हाई? बिकॉज ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ सेट। और इसमें हमने फर्दर ये भी बात करी, सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा, सेट के एलिमेंट्स को, मेंबर्स को, ऑब्जेक्ट्स को स्मॉल लेटर से, और एलिमेंट्स को हमेशा हम करली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। राइट? तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ सेट या मीनिंग ऑफ सेट। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से इन बातों को और एलेबोरेट करते हैं। और यहाँ पे बच्चे हमने 2 बातें और सीखी हैं, 2 सिंबल्स हमने सीखे हैं। एक बिलोंग्स टू इस तरीके का, और ये सिंबल हमेशा एलिमेंट और सेट के बीच यूज होगा। और एक ये आ गया डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब अगर कोई एलिमेंट सेट में नहीं है तो हम बोलेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। या अभी हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा था सेट ए का, तो इसमें मैं, जैसे मेरे को पता है 1 है 2 है 3 है, इसमें 4 नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे 4 is not an element of A, तो I will say 4 does not belongs to the set A। तो इस तरीके से हम इस नोटेशन को यूज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है ना हम बना रहे हैं, और इन एग्जाम्पल्स को देख के हमें ये बताना है कि क्या ये एग्जाम्पल्स एक सेट को डिफाइन करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में देखें, एक सेट लिखा हुआ है ए, उसमें लिखा है 1 2 3 4 5, तो हमें बताना है कि वेदर द गिवन डेफिनेशन रिप्रेजेंट्स अ सेट और नॉट। तो आई विल से यस।
इट इज अ सेट, क्योंकि हमें पता है सेट ए में 5 एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4। n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 3 4 डॉट 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 लगाने का मतलब है क्योंकि नेचुरल नंबर तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, 5 6 7 8 9 चलता रहेगा। और जब भी किसी सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएं तो हम कुछ एलिमेंट्स को लिख के डॉट 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 लगा देते हैं। डॉट डॉट लगाने का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे अनकाउंटेबल है, मतलब इनफाइनाइट है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये सेट है? देन आंसर इज यस, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। हमें पता है कौन से एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे और कौन से एलिमेंट्स इस सेट में नहीं आएंगे। बट अगर मैं अगले एग्जाम्पल पे जाऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ टेस्टी डिशेस, देन आई विल से नो, it is not a set. Why? Because it is not well defined. It is not well defined. क्योंकि टेस्टी डिशेस बच्चे पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। हो सकता है जो चीज़ किसी एक इंसान को टेस्टी लग रही हो वो दूसरे इंसान को टेस्टी ना लगे। तो टेस्टी डिशेस कोई वेल डिफाइंड नहीं होगा। अब इसमें हमें पता नहीं है ना कि भाई किस डिश को रखें और किस डिश को ना रखें, हेंस नॉट वेल डिफाइंड। जैसे अगला एग्जांपल, सेट ऑफ गुड प्लेयर्स इन क्रिकेट। अब यहाँ पे गुड का डेफिनेशन क्या है? गुड प्लेयर्स में हम क्रिकेट मतलब बैटिंग देख रहे हैं, बॉलिंग देख रहे हैं, एवरेज देख रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब ये भी क्या है? नॉट वेल डिफाइंड। दिस इज नॉट अ सेट। बाय सेम रीजंस, नॉट वेल डिफाइंड। तो ये वाले दो एग्जांपल्स सेट को सिग्निफाई या डिफाइन करते हैं, बट लास्ट के दो एग्जांपल्स सेट को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब वो सेट्स नहीं है। सेट्स नहीं है क्यों? क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। किसी भी सेट को सेट होने के लिए उसका वेल डिफाइंड होना जरूरी है। ठीक, आई होप यहां से आपको ये पूरा क्लैरिटी बैठ गई होगी कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। एक सेट को लिखने के तरीके क्या हैं? तो किसी भी सेट को डिफाइन करने के, रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तरीके को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन दोनों में अंतर क्या है उसको समझते हैं। रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम उन सबको लिस्ट कर देते हैं, मतलब एलिमेंट्स को लिख देते हैं। अभी हमने वॉवल्स का एग्जाम्पल किया था, मैं वहीं से समझाता हूं आपको। तो जैसे वॉवल्स का टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या रहेगा, हम चुपचाप सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, पेन डाउन कर देंगे। ये बन गया आपका सेट ऑफ वॉवल्स। बट इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, रादर देन लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स को लिखेंगे नहीं, हम सिंपली सेट का डेफिनेशन लिख देंगे। मतलब हम उस प्रॉपर्टी को लिख देंगे जो सारे के सारे एलिमेंट्स सेटिस्फाई करते हैं। वी विल सिंपली मेंशन द प्रॉपर्टी, डेफिनेशन ऑफ द सेट। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे भैया वॉवल्स था, वॉवल्स का टैबुलर फॉर्म में तो आपने सारे वॉवल्स को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा V इज अ सेट, सेट है तो करली ब्रैकेट चालू कर दिया। इट कंटेन्स वेरिएबल या एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ x सच दैट, ये जो दो बिंदु लगाए गए हैं इनको हम क्या पढ़ेंगे, सच दैट x इज अ वॉवल। आई होप समझ में आया है ना। यहां पे हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट किया। बट यहां पे हमने क्या किया, एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं किया, सिंपली हमने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को मेंशन कर दिया कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा A और उस सेट में मैंने से 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है, अब मैं इसी सेट को लिखना चाहता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा, आई विल से A is a set which contains element in the form of x such that, अब देखो ध्यान से देखो, ये वाला सिंबल हो या ये वाला सिंबल हो, इन दोनों सिंबल्स को हम क्या पढ़ेंगे, इन दोनों सिंबल्स को हम पढ़ेंगे सच दैट। तो जब मैं सेट A की बात कर रहा हूं 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखने जा रहे थे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या लिखा कि A is a set
which contains element in the form of x such that such that x belongs to n, मतलब x एक नेचुरल नंबर है एंड जो नेचुरल नंबर है उसकी वैल्यू 3 या 3 से कम है। तो आई थिंक यहां से पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। x नेचुरल नंबर होना चाहिए और x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए। तो 3 या 3 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? 1 2 3। तो आगे ना वही एलिमेंट्स। फर्क कितना है, यहाँ पे हमने एलिमेंट्स को लिस्ट किया तो उसको बोलेंगे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे हमने एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं किया, हमने सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को मेंशन कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको ये दोनों रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई होंगी कि व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड व्हाट इज रोस्टर फॉर्म। अभी कुछ और एग्जांपल्स इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए। मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। टैबुलर फॉर्म हम लिखना चाह रहे हैं। मान लो मैंने एक सेट लिखा A और सेट A का से टैबुलर फॉर्म है 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट। ये समझाया था मैंने आपको। डॉट 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 का मतलब क्या होगा कि ये नेवर एंडिंग सेट है, मतलब यहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट है। अब इसी सेट को अगर मेरे को लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी सेट को मैं क्या लिखूंगा? A is a set which contains element in the form of x such that, हाँ जी पैटर्न देखो, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा कि जो x है, मतलब x मतलब इस सेट का जो एलिमेंट है वो एक नंबर का स्क्वायर है, मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ n स्क्वायर such that n is a natural number, where n is a नेचुरल नंबर। तो ये तो हो गया आपका रोस्टर फॉर्म और ये हो गया उसी का सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लो मैंने यहां पे लिखा सेट B और रेंडमली मैंने उसको लिख दिया से 1/2 2/3 3/4 4/5 से दैट्स इट। तो ये 4 एलिमेंट्स मैंने डिफाइन कर दिए सेट B के अंदर। अब मैं इसी सेट को लिखना चाहता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसी सेट को जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा बेटा तो कैसे लिखेंगे? आई विल से B is a set which contains element in the form of x such that x is in the form of n upon n plus 1। आप चेक कर सकते हो 1 upon 1 plus 1, 2 upon 2 plus 1, 3 upon 3 plus 1। तो इन जनरल n upon n plus 1 where n is a natural number and n is less than or equal to 4। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गया है ना। यहां पे सारे एलिमेंट्स को लिख देना है, यहां पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिख देना है। ये फर्क है इन दोनों में। फिर से एक लास्ट एग्जांपल। मान लो मैंने एक सेट लिखा C, मैंने उसमें लिख दिया 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक 1 और एक -1, दैट्स इट। 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक 1 और एक -1। अब मैं सेट को लिखना चाहता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे बच्चे? इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए मैं कर सकता हूं, मैं कहूंगा C is a set which contains element in the form of x such that x square is 1। बस खत्म हो गया। क्योंकि हमें पता है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 1 आएगा, दैट मींस या तो वो नंबर 1 होगा या -1 होगा। तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यूज आ गई, ऑटोमेटिकली x की वैल्यूज आ गई। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फर्क कितना है? रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स को पेन डाउन करेंगे, लिस्ट करेंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स को लिखने के बजाय हम उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को मेंशन करते हैं कि जो जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर वो किस प्रॉपर्टी को, किस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम उस प्रॉपर्टी को या उस डेफिनेशन को ही मेंशन कर देते हैं सेट की डेफिनेशन के अंदर, राइट। रिप्रेजेंटेशन पार्ट हो गया। इसके बाद छोटे छोटे डेफिनेशन हैं, उन पे बात करेंगे। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स। दो सेट्स को इक्वल कब बोला जाता है? नाउ टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव
सेम एलिमेंट्स। दो सेट्स को इक्वल बोलने के लिए उनके सारे के सारे एलिमेंट्स का बराबर होना, सेम होना जरूरी है। देखो इक्वल सेट्स, अब एग्जांपल्स आप कुछ भी बना लो। जैसे मैंने एक सेट लिखा ए और इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3। फिर मैंने एक सेट लिखा बी, इसमें मैंने लिख दिया 2 3 4। फिर एक मैंने सेट लिखा सी, इसमें मैंने लिख दिया 3 1 2, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देखो ऐसे कौन से सेट्स हैं जिसमें एलिमेंट्स सेम हो। तो अब ध्यान से देखो, सेट ए और सेट सी में तीनों के तीनों एलिमेंट सेम है। यहाँ पे भी 1 2 3 मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी मेरे को 1 2 3 दिखाई दे रहा है। तो आई विल से दैट ए इज इक्वल्स टू सी, बट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। वाई? बिकॉज ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बट यहाँ पे एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, बट यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 2 3 एंड 4। तो कहने का मतलब हुआ ये, यहाँ पे एक एलिमेंट डिफरेंट हो गया ना, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। तो सारे के सारे एलिमेंट सेम नहीं है। पर इक्वलिटी ऑफ द टू सेट्स के लिए क्या जरूरी है कि सारे के सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, तभी हम दो सेट्स को इक्वल सेट्स बोलेंगे, है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। जैसे हमें पता है नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स दे विल नॉट बी इक्वल सेट्स। व्हाई? इनको इक्वल सेट्स इस वजह से नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में तो हमें पता है 1 2 3 एंड सो ऑन, बट होल नंबर्स का सेट कहाँ से शुरू होता है? 0 से। अगेन ये सारी बातें हम करके आ चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, ये ऐसे थोड़ा सा रिकॉलिंग करवा रहा हूँ। वहाँ पे मैंने आपको ये नोटेशन सिखा दिया था, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया था, बट अब हम उसको बहुत फॉर्मली, बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं बातों को। ठीक, आई होप इक्वल सेट्स इज क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी, खाली। एम्प्टी सेट के कुछ और भी नाम हैं। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी बोलते हैं ना। यू कैन कॉल एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। और एम्प्टी सेट का मतलब बड़ा सिंपल है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली हो। और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करना है, तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करना है आइदर you represent it by empty brackets, curly brackets, or we use the symbol phi to represent empty set. अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, वो कहेंगे सर सेट के अंदर 0 रख दिया, तो क्या ये एम्प्टी सेट है? नो, ये एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। कारण हम बोलेंगे एक सेट है और सेट में एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या हो गया? 0। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ध्यान रखेंगे। सिमिलरली अगर मैं कई बार बच्चे करते हैं सेट के अंदर फाई रख दिया कि सर आपने तो बोला था कि फाई एम्प्टी सेट है, पर मैंने बोला था खाली फाई एम्प्टी सेट है। अगर आपने फाई के ऊपर करली ब्रैकेट्स लगा दिए तो अब ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये हो गया एक सेट विच कंटेन्स वन एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इज फाई। ध्यान रखना, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। This is not an empty set. Similarly, this is not an empty set. Make sure. ठीक है, empty set को लिखने के लिए या तो खाली brackets या simply phi. These are the two symbols to represent null set, empty set या void set. अब कुछ examples के समझते हैं। जैसे आप इस example को देखो, मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पे देखो x एक रियल नंबर है और x² + 4 का सम 0 है। तो देखो ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां से x² की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। x² की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। पर हमें पता है किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होगा, ये लिखवाया था मैंने, दोबारा डिस्कस कर लो, क्योंकि जो काम की बातें हैं वो तो हम जितनी बार डिस्कस करें उतना काम। वी नो दैट इफ x इज अ रियल नंबर, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। याद करिए, ये बात भी हमारी बेसिक मैथमेटिक्स में हो रखी है।
ठीक है ना। तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब ऐसा कोई रियल नंबर ही नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो a है वो क्या बन गया, एम्प्टी सेट। यहाँ पे a क्या बन गया, एम्प्टी सेट। अगले एग्जाम्पल को देखो, अगले एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा, b एक सेट है विच कंटेन्स एलिमेंट x सच दैट x इज अ बॉय स्टूडेंट इन गर्ल स्कूल। अब खुद समझदार हो यार, एक गर्ल स्कूल में बॉय तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो x इज अ बॉय स्टूडेंट इन गर्ल स्कूल, देयर कैन नॉट बी अ बॉय स्टूडेंट इन गर्ल स्कूल। इसका मतलब यहाँ पे b भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट। अगेन एम्प्टी सेट को या तो फाइ से लिख देंगे या खाली ब्रैकेट से लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट और उसका रिप्रेजेंटेशन, है ना, भूलना नहीं है, गलती नहीं करनी है कोई भी। इसके बाद छोटे छोटे डेफिनेशन हैं कुछ और। नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। अगला डेफिनेशन है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। तो कार्डिनल नंबर से क्या मतलब है इसको समझिएगा। कार्डिनल नंबर सिंपली ये डिफाइन करता है कि उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। मैं जल्दी से एग्जांपल्स देता हूं। मान लीजिए एक सेट है A, उसके अंदर है 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, n फॉर कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट A इज 3। फिर मैंने एक और सेट लिखा B, इसमें मैंने रख दिया 2 3 4। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट B इज 4। और एग्जांपल्स बनाते हैं। मैंने एक सेट लिखा C, उसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर कोई मेरे से कहेगा व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट C, तो आंसर इज 5। लास्ट एग्जांपल, वही वॉवल्स वाला डिस्कस करते हैं दोबारा से। हमें पता है वॉवल्स में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, A E I O U। तो मैं क्या लिखूंगा, n मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ऑफ वॉवल्स इज 5। रीजन, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर बहुत सिंपल है। कार्डिनल नंबर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। फिर यहां पे बहुत सारे बच्चों को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि सर नल सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा। n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एम्प्टी सेट विल बी डिफाइंड एज 0, क्योंकि एम्प्टी सेट का डेफिनेशन यही था ना जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जब किसी में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या डिफाइन करेंगे हम, 0। आई होप कार्डिनल नंबर का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। और कार्डिनल नंबर से ही जो अगला डेफिनेशन है वो कनेक्टेड है। अगला डेफिनेशन है इक्विवेलेंट सेट्स का। व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट्स? तो इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स हैं, दो सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स बोला जाएगा अगर उनका कार्डिनल नंबर सेम है। कार्डिनल नंबर सेम का मतलब अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है ना। इक्वल सेट्स अलग चीज थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने इक्वल सेट्स का भी डिस्कशन किया था। इक्वल सेट्स क्या है, जब सारे के सारे एलिमेंट सेम हो वो होते हैं इक्वल सेट्स। पर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाएं दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स आपको कुछ इस तरीके से दिए, जैसे ए में ए का कार्डिनल नंबर 3 है। सॉरी, ये बी का हमने गलत लिखा हुआ है, बी का कार्डिनल नंबर भी 3 है। दिस सेट हैज कार्डिनल नंबर 3, सेट बी हैज कार्डिनल नंबर 3। आई विल से दैट A and B are equivalent sets. A and B are equivalent sets, but set A is not equal to set B. दो सेट का इक्विवेलेंट होना ये जस्टिफाई नहीं करता कि वो इक्वल है, क्योंकि इक्वल के लिए सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। ये 1 है, ये 4 है, these two are different elements, hence they are not equal sets. Similarly, C set and V set, इन दोनों का कार्डिनल नंबर 5 है, 5 each. Number of elements are 5. Hence, C and V are equivalent sets. Equivalent set समझ गए? जब number of elements same हो. But again, set C और set V को हम equal sets नहीं बोलेंगे. C is not equal to V. Why? इसके एलिमेंट्स अलग हैं, इसके एलिमेंट्स अलग हैं। तो इक्वल सेट्स का मीनिंग अलग है, इक्विवेलेंट सेट्स का मीनिंग अलग है। और दोनों के डेफिनेशन से आई होप आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी
कि अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट होंगे, पर अगर दो इक्विवेलेंट सेट्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे। ये तो मैंने ऑलरेडी समझाया आपको। जैसे ए और बी इक्विवेलेंट सेट्स थे बट इक्वल नहीं है, सी और वी इक्विवेलेंट सेट्स थे बट इक्वल नहीं है, बट अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट तो होंगे ही। एग्जाम्पल बना लो यार, देखो एक सेट डाल दिया मैंने 1 2 3, फिर एक सेट डाल दिया बी, उसमें लिख दिया 2 1 3, तो ऑब्वियसली A इज इक्वल्स टू बी, तो ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। बट ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट होंगे ही, ऑब्वियस है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, देयरफॉर द टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, है ना। तो इक्विवेलेंट सेट्स may or may not be equal sets, but equal sets are always equivalent sets, right? I hope this definition is again clear. इसके बाद बच्चे छोटे छोटे डेफिनेशन हैं इस चैप्टर के, उनको कवर करते हैं। Then few definitions we need to cover. Singleton set, doublet set, finite set, infinite set, इनके क्या मतलब है? नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। सिंगलटन सेट कौन है? जिसका n a is 1, मतलब जिसमें एक एलिमेंट हो। डबलेट सेट जिसमें एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर 2 हो। एग्जाम्पल्स अगर आप चाह रहे हो, मान लो मैंने सेट ए में लिख दिया ए, तो एक एलिमेंट है। मैंने सेट बी में लिख दिए 2 एलिमेंट्स, एक ए और एक बी, तो सच टाइप ऑफ सेट्स विल बी कॉल्ड डबलेट, सिंगलेट, 2 एलिमेंट एक एलिमेंट। फाइनाइट सेट वो है इफ कार्डिनल नंबर इज फाइनाइट, मतलब उस सेट के अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब काउंट कर सके, 5 हैं, 10 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, लाख हैं, बट काउंटेबल होने चाहिए। और इनफाइनाइट सेट जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, दैट विल बी कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, नंबर सिस्टम को याद करिए। Natural number is an infinite set, whole numbers is an infinite set, rational number is an infinite set, real numbers is an infinite set. These all are examples of infinite sets, right? ठीक है, जिसमें uncountable number of elements हो वो infinite sets है, जिसमें countable number of elements हो वो finite set है। Singleton, doubleton, these are 1 element and 2 element set। ठीक, बहुत बेसिक definition, छोटे छोटे definitions हैं, right? यहां से बेटा हमारी चीजें अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने जा रही। नाउ वी आर कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसको हम बोलते हैं सबसेट ऑफ अ सेट। और सबसेट का ये सिंबल है मैथमेटिकल, तब यू को लेटा दिया, टेढ़ा कर दिया, यू जैसा दिखता है पर यू को लेटा दिया। यहां से देख सकते ए सबसेट बी, इसको हम क्या पढ़ेंगे ए सबसेट बी। और ध्यान रहे ये जो सिंबल है सबसेट का, दिस इज ऑलवेज यूज्ड बिटवीन 2 सेट्स। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी ये वाला सिंबल बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू के इस तरफ क्या होना चाहिए एलिमेंट, और इस तरफ क्या होता है सेट। बताया था कि बिलोंग्स टू इज यूज्ड बिटवीन एलिमेंट एंड अ सेट, पर ये वाला जो सिंबल है सबसेट, इसके इधर भी क्या होगा सेट होगा, इसके इधर भी सेट होगा। मतलब दिस सिंबल इज ऑलवेज यूज्ड बिटवीन 2 सेट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी टर्मिनोलॉजी। मैंने बताया था ना आज क्लास की शुरुआत में कॉमा कहाँ लगाना है। अंग्रेजी की बात करो तो कॉमा लगना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क लगना चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना, सिंबल्स है ना। मैथमेटिक्स में भी सिंबल्स को बहुत केयरफुली यूज करना है। दोबारा से सुन लो, बिलोंग्स टू कब यूज होगा एलिमेंट और सेट के बीच, सबसेट कब यूज होगा 2 सेट्स के बीच, ध्यान रखेंगे। अब सबसेट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसको समझते हैं, है ना, कि व्हाट इज अ सबसेट। तो
सबसेट के लिए ऐसे सोचें, मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं, एक ए और एक बी। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हो, जो भी एलिमेंट ए में है वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हो, तो हम बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर प्रेजेंट इन द सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझिएगा। यहां देखो, ध्यान दो बेटा, अब एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे यहां पे सेट ए में 1 है, 2 है, 3 है, सेट बी में 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है। अब ध्यान से देखो, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, तो आई विल राइट इट एज, आई विल से ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और सबसेट के इस तरफ भी एक सेट है, इस तरफ भी एक सेट है। और मैं ऐसा क्यों लिख पा रहा हूं? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है। फिर से, सी के सारे एलिमेंट्स ए में है। देखो ना, सी में 2 एलिमेंट्स हैं, एक 1 और 2, और इसमें 1 2 3। तो आई कैन से दैट सी इज अ सबसेट ऑफ ए। फिर से, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2। ऑल्सो सी इज अ सबसेट ऑफ बी। In fact, C is a subset of D. A subset B, C subset A. ये सब दिखाई दे रहा है आपको इन एग्जाम्पल्स में। अगर कोई मेरे से कहे D सबसेट ऑफ B, तो ये गलत होगा, इसको ऐसे लिखे। और इस सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे? नॉट अ सबसेट। मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि जो सेट D है वो B का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि D के सारे एलिमेंट्स मेरे को B में नहीं दिखाई दे रहे। आपको कहोगे सर 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, बट 5, ध्यान से देखो, सेट D में एक एलिमेंट है 5, पर सेट B में 5 है ही नहीं। जब 5 है ही नहीं तो मैं बोलूंगा D के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है। इसका मतलब B का सबसेट नहीं है, नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट। ध्यान रखेंगे। आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आ गया मोटा मोटा एग्जाम्पल से। पर हमारे लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इसका मैथमेटिकल मीनिंग। अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। जब तक आप इसको एब्जॉर्ब नहीं करोगे, मैं मानूंगा ही नहीं कि हमें सबसेट समझ में आ गया। क्योंकि चीज़ों को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना, मैथमेटिकली रीड करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैथमेटिकल रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमने क्या लिखा हुआ? देखो, हमने कहा ए सबसेट बी। अब इसको हम क्या पढ़ते हैं? इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? डबल इंप्लीकेशन, या इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। मतलब अगर ए बी का सबसेट है, तो अगर कोई एलिमेंट x a के अंदर है, देखो ना, x बिलोंग्स टू a, मतलब x a का एलिमेंट है, तो इट मस्ट इंप्लाई दैट x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ b, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल। इसको हम क्या पढ़ेंगे? फॉर ऑल, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। हो सकता है आपको ऐसे क्लैरिटी ना बैठे, मैं दोबारा से लिखता हूं। देखो, इस चीज को समझेंगे। मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि अगर a b का सबसेट है, तो अगर कोई भी एलिमेंट है x बिलोंगिंग टू a, देन x is also belonging to b, and it is true for all the values of x belonging to a। मतलब अगर a के सारे एलिमेंट्स जो भी x a में है वो b में भी हो, तभी a b का सबसेट है। और यहाँ पे वैसे डबल इंप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? आप उल्टा सोचो, इसको मैं रिवर्स में भी लिख सकता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ इफ x बिलोंगिंग टू a implies x belonging to b for all x belonging to a, then a will be called subset of b।
आई होप अब आपको डबल इंप्लीकेशन का मतलब समझ में आ रहा हो। अब देखो, मतलब अगर ए बी का सबसेट है तो ये कंडीशन ट्रू है, वाइस वर्सा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ए बी का सबसेट है, तो डबल इंप्लीकेशन। मतलब दिस कैन इंप्लाई दिस, if A is a subset of B, then x belonging to A implies x belonging to B, vice versa. If x belonging to A implies x belonging to B, then A is a subset of B. मतलब ये bi-directional है। Bi-directional मतलब from A we are implying B और from B we are implying A, तो bi-directional है ना। Very very important, mathematical form of the definition absorb करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, सबसेट का मीनिंग आई होप समझ में आ रहा होगा। सबसेट का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। देखते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सबसेट, है ना। क्विकली रिकैप कराता हूं। सबसे पहले हमने क्या बात करी, ये एक नया सिंबल हमने कॉइन किया, सबसेट विल बी यूज्ड बिटवीन टू सेट्स। फिर किसी भी सेट ए को बी का सबसेट बोलेंगे अगर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन द सेट बी। एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे यहाँ, ए बी का सबसेट है, ए दैट्स इट, ए सबसेट ऑफ बी, but C is subset of A, C is subset of B, C is subset of D. B is not subset of D, या D is not subset of B, right? बढ़ते हैं आगे। अब सबसेट में तीन फंडामेंटल चीजें, तीन फंडामेंटल लॉज हैं, है ना, थ्री फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। पहला, एक सेट खुद का सबसेट कहलाएगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो एक सेट है X, उसमें तीन एलिमेंट्स हैं A, B, C, तो ऑब्वियसली X इज अ सबसेट ऑफ X। Why? बिकॉज X के सारे एलिमेंट्स X में हैं, है ना। फॉर एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, a set is subset of itself. Second property, phi is subset of every set, means if A is any set, if A is any set, then empty set will be subset of A, or phi is subset of every set. Phi is subset of every set मतलब phi is subset of phi also. I can also write this. Phi is subset of every set, कोई दिक्कत नहीं। एंड थर्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और जो कि बहुत यूज करेंगे हम आगने वाले क्वेश्चंस में, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये फिर से डबल इंप्लीकेशन आ गया, है ना, डबल इंप्लीकेशन आ गया। और जब भी डबल इंप्लीकेशन आए मतलब ये बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल मतलब हम दोनों डायरेक्शंस में यूज करेंगे। कैसे, ध्यान दो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, इफ A is subset of B and B is subset of A, then if then अगर ऐसा तो A और B बराबर होंगे। इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका, बाय डायरेक्शनल का मतलब यही है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि A और B दो इक्वल सेट्स हैं, तो A will be subset of B and B will be subset of A, bidirectional, है ना। मतलब this can imply this और this can imply this, दोनों डायरेक्शन में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। दिस इज बायडायरेक्शनल, ठीक। एग्जाम्पल से इसको समझो, एग्जाम्पल से इसको समझो। मान लो भाई सेट A में 1, 2 और 3 है, और ऑब्वियसली इक्वल सेट्स की बात चल रही है, तो B में भी 1, 2, 3 है। अब खुद सोचो ना यार, A और B आपको दो सेट्स दिखाई दे रहे हैं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। यहाँ पे A B का सबसेट है,
बी ए का सबसेट है, ए और बी इक्वल सेट्स हैं, ऑब्वियसली अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू नहीं हो जाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो ऑब्वियसली ए और बी के एलिमेंट्स सेम हैं, और अगर ए और बी के एलिमेंट्स सेम हैं तो ए और बी इक्वल भी हैं। ठीक, तो आप तीनों प्रॉपर्टीज को एक बारी रिकॉल कर लो। क्या क्या सीखा? सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, every set X is subset of itself, phi is subset of every set, and third ये बायडायरेक्शनल, ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट है तो ए और बी इक्वल हैं। ए और बी अगर इक्वल सेट्स हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा, किसी भी डायरेक्शन में हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक, 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स। ऑलरेडी समझा दिया बेटा आपको, है ना, ये ऑलरेडी समझा दिया। नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट का मैथमेटिकल सिंबल क्या था? ऐसे सबसेट का सिंबल लिख के उसको क्रॉस करेंगे। एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दिया था। मान लो सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 4 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 5। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी या बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। मैं एक और एग्जांपल ऐड ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। लेट अस से देयर इज अनदर सेट सी एंड दैट सेट हैज 1, 2, 3, 4। तो अगेन आई कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी बट सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ए के सारे एलिमेंट्स सी में तो हैं बट सी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है। तो दिस symbol here, this is called not a subset. This is called not a subset, right? Again, very important definition. Very important definition. Proper subset. Next is the definition of proper subset. अब प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसको समझते हैं। नाउ प्रॉपर सबसेट में बहुत ध्यान से समझ लेंगे, सबसेट इज समथिंग डिफरेंट, प्रॉपर सबसेट इज समथिंग डिफरेंट, दोनों का मीनिंग अलग है। ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल से पहले क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ए और बी दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये बोलना ठीक है। ध्यान दीजिए, ए इज सबसेट ऑफ बी। फिर अगली बार मैं लिखता हूं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब according to the definition this statement is true, this statement is true, but this statement is false, this statement is false। मतलब मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि a b का सबसेट तो है बट a b का प्रॉपर सबसेट नहीं है। अगली एग्जांपल पे आइए, अभी हम डेफिनेशन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करेंगे। फिर से अगर मैं आपसे कहूं A is subset of C, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ A is proper subset of C, तो I can say that this is true and this is also true. Now these both statements are true. दोबारा से देखो, ए में 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, सी में 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स का मतलब ए के सारे एलिमेंट्स तो आए, उसके अलावा कुछ और भी आया। तो अगर मेरे से कहता है ए इज सबसेट ऑफ सी, तो मैं बोलूँगा सत्य है, ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? ए के सारे एलिमेंट्स सी में हैं।
बट अगर वो कहता है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, तब भी मैं बोलूंगा ट्रू, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इट सेज अगर ए बी का सबसेट है, सॉरी, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो होंगे, पर ए और बी बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे जो ए के अंदर ना हो। जैसे यहां पे देखो, ए सी का प्रॉपर सबसेट तो है, क्यों है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स सी में हैं, ए के सारे एलिमेंट्स सी में हैं, बट सी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। यहां पे फिर से देखो, ए बी का सबसेट तो है, बट ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। वाई? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, पर ए और बी इक्वल भी तो हो गए यहां पे। पर प्रॉपर सबसेट के लिए हम क्या कह रहे हैं, ए और बी बराबर ना हो, है ना। तो ए विल बी कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ अनदर सेट इफ another set contains all the elements of the set A, but it will have some additional elements, some extra elements। और वो extra elements एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, हजार हो सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, मैं और एग्जांपल देता हूं यहाँ पर। ना एक और एग्जांपल देखिए, है ना। ये खुद से हम सवाल पूछें। मान लो मैंने एक सेट लिखा ए, उस सेट में लिख दिया तीन एलिमेंट ए बी, या दो एलिमेंट ए और बी। फिर एक मैंने सेट लिखा बी, उसमें लिख दिया ए बी सी। फिर मैंने एक सेट लिखा सी, उसमें लिख दिया मैंने ए बी डी। और फिर एक मैंने सेट लिखा डी, उसमें लिख दिया ए बी सी डी। ध्यान दीजिए, अब अगर कोई मेरे से कहे क्या ए बी का सबसेट है, आंसर इज यस। अगर कोई मेरे से कहे ए बी का प्रॉपर सबसेट है, देन आंसर इज अगेन यस। फिर क्या बी सी का सबसेट है, नहीं। बी डी का सबसेट है, यस। बी डी का प्रॉपर सबसेट है, यस। पर अगर मैं एक सेट लिख दूं ई, और उसमें मैं लिख दूं दो एलिमेंट्स ए और बी, वापस फिर से ए को देखो, ई को देखो। अगर कोई मेरे से कहेगा ए ई का सबसेट है, आंसर इज यस। अगर कोई मेरे से कहेगा ए ई का प्रॉपर सबसेट है, देन आंसर इज नो। आई होप आपको सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अंतर समझ में आ गया है ना। ए बी का प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो होंगे, बट बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे, कुछ एडिशनल एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं हो सकते। फिर एक और छोटा सा डेफिनेशन है जिसको हम सुपरसेट बोलते हैं। ये दिस इज वेरी बेसिक थिंग। सुपरसेट इज समथिंग ऑपोजिट ऑफ सबसेट, ठीक है। जैसे कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी सुपरसेट ऑफ ए है। अब ध्यान से देखो, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ बी इज सुपरसेट। तो ये जो सिंबल है ना उल्टा वाला, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं सुपरसेट। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं सुपरसेट। और अगेन ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में है तो बी विल बी कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। जस्ट ऑपोजिट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड सुपरसेट। ऑपोजिट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड सुपरसेट, ठीक। अब नंबर ऑफ सबसेट्स को लेके बात करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स
पहले मैं डिस्कस करता हूँ, फिर जनरलाइज करेंगे उसको, हम फिर जनरलाइज करेंगे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक सेट है A एंड दिस सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। दिस सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, मतलब सेट A में एक ही एलिमेंट है एंड से दैट एलिमेंट इज 1। अब सबसेट्स ऑफ A, वो सेट बनाओ जो A के सबसेट्स हैं। तो ऑब्वियसली phi, बिकॉज phi इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड सेट इटसेल्फ इज सबसेट ऑफ। इसका मतलब number of subsets of A, number of subsets of A is 2, क्योंकि सेट A के दो सबसेट्स हैं, phi will be subset of A and set containing A only will be subset of A। तो A के दो सबसेट्स हुए, हाँ या ना? इस एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करिए। अब एक नया सेट बना, consider another set B and let us say it has two elements, one A and another is B। अब ध्यान से देखो, सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं? दो हैं, मतलब इसका कार्डिनल नंबर 2 है। अब ध्यान से देखो, phi इज सबसेट ऑफ B, मैं लिख के करता हूँ, पूरा लिख के करते हैं आराम आराम से। फिर सेट कंटेनिंग ओनली A इज सबसेट ऑफ B। सोचो ध्यान से, सबसेट का डेफिनेशन पढ़ के आए, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसका सबसेट हुआ। फिर से B is also subset of AB and last AB is subset of set containing two elements AB। तो इसका मतलब सेट B के लिए 1 2 3 4 ये चारों इसके सबसेट्स हैं। इट मीन्स number of subsets of B is 2 power 2, ऐसे कह लीजिए 4, और यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर 1 था, राइट? आई होप ये वाले दो एग्जाम्पल्स समझ में आ रहे होंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल बनाते हैं। नाउ कंसिडर सेट C एंड इसमें हम 3 एलिमेंट्स एज्यूम कर लेते हैं ABC। मतलब मैंने आपको बोला कि सेट A का कार्डिनल नंबर 3 है, इट हैज़ 3 एलिमेंट्स। अब इसके सबसेट्स सोचना शुरू करो कि इस सेट के क्या क्या सबसेट्स संभव हैं। ध्यान दीजिएगा, phi सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर अगर एक सेट मैं बनाऊं उसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो A, तो ये इसका सबसेट है बिकॉज इसके एलिमेंट्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। फिर सेट कंटेनिंग ओनली एलिमेंट B, देन सेट कंटेनिंग ओनली एलिमेंट C, देन सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स A एंड B, फिर से सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स A एंड C, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स B एंड C, एंड सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑल द एलिमेंट्स से A B एंड C। ये सारे के सारे इसके सबसेट्स हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? 2 पावर 3, दैट इज 8। अब आपको इन 3 एग्जाम्पल्स में कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हुआ बच्चों? ट्राई टू डिकोड द पैटर्न। देखो, जब सेट A में एक एलिमेंट था, तो उसके सबसेट्स कितने आए? 2 पावर 1। जब सेट में 2 एलिमेंट्स थे तो उसके सबसेट्स कितने आए? 2 पावर 2।
जब सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट्स कितने आए, 2 पावर 3। तो यहाँ पे एक पैटर्न डिकोड हो गया। इसका मतलब किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स, किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स उतने ही होंगे, मतलब कितने होंगे, मतलब उतने होंगे जितना 2 की पावर में उसका कार्डिनल नंबर, जितना 2 की पावर में उसका कार्डिनल नंबर। देखो ना, इस सेट का कार्डिनल नंबर 1 है तो सबसेट्स 2 पावर कार्डिनल नंबर, इस सेट का कार्डिनल नंबर 2 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर इट्स कार्डिनल नंबर, इसका कार्डिनल नंबर 3 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर कार्डिनल नंबर। तो किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स उतने ही होंगे जितना 2 की पावर में उसका कार्डिनल नंबर होगा। दैट्स इट। तो ये इंफॉर्मेशन डिकोड हुई। पर यहाँ पे एक छोटी सी बात और बहुत ध्यान से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ध्यान से। देखो, जब हमने इस एग्जाम्पल की बात करो, इस एग्जाम्पल में phi इज सबसेट ऑफ ए एंड phi इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, पर ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। ध्यान से देखो, दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में सेट इटसेल्फ काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये सेट और ये सेट तो सेम हो गए। सिमिलरली ये दिस इज not a proper subset. Similarly, ये this subset is not a proper subset. This is not a proper subset. तो ये चीज का ध्यान रखना है कि कौन प्रॉपर सबसेट है और कौन। तो इसका मतलब दोबारा से अगर सोचें, इसका सबसेट्स कितने हैं, 2, पर प्रॉपर सबसेट करूंगा तो ये वाला सेट कम हो गया, 1 कम हो गया। फिर से इस वाले एग्जांपल में टोटल सबसेट्स 4 हैं, पर ये वाला सेट प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो प्रॉपर सबसेट कितने रह गए, 3। इसमें भी टोटल सबसेट्स 8 हैं, पर ये वाला सेट प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो प्रॉपर सबसेट्स कितने रह गए, 7। मतलब टोटल -1 इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। देखो, इन सारे एग्जाम्पल से हम कुछ रिजल्ट्स पे पहुंचना चाह रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, तो यहां पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि अगर किसी सेट ए में p नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसके टोटल सबसेट्स कौन हो जाएंगे, 2 पावर p। उसके टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 पावर p। अगर वो कहेगा नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने हैं, तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स में 5 को काउंट नहीं करेंगे, तो टोटल -1। और उसके प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, तो भी हम सेट इटसेल्फ को काउंट नहीं करेंगे, तो टोटल -1। दोबारा से देखो बच्चों, हमने थोड़ी देर पहले के एग्जाम्पल बनाया था, इसमें 2 एलिमेंट्स बनाए थे, इसके सबसेट्स गिनो, phi मतलब एम्प्टी सेट A, B एंड AB, ये बन गए 4 सबसेट्स। तो टोटल सबसेट देखो 2 पावर 2। फिर जब मैं कह रहा हूं नॉन एम्प्टी सबसेट्स, तो नॉन एम्प्टी में ये काउंट नहीं होगा, तो नॉन एम्प्टी कितने रह गए, 3, मतलब टोटल -1। फिर जब मैं कहता हूं प्रॉपर सबसेट्स, तो प्रॉपर सबसेट्स में ये वाला एलिमेंट ये वाला सेट काउंट नहीं होगा, तो प्रॉपर सबसेट्स कितने रह गए, 3 का मतलब वही हो गया ना, टोटल -1। तो ध्यान रखेंगे इन फॉर्मूलाज को, इंपॉर्टेंट है। और इन तरीके के फॉर्मूलाज को आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल सकते हैं जेईई मेंस के अंदर, है ना। हमारा अल्टीमेट टारगेट तो जेईई मेंस ही है ना, तो ये है ना एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इस फार्मूला का हम आगे चल के बहुत यूज है, मतलब है ना, ये फार्मूला कुछ ऐसा है जो बार बार रिपीट होता रहेगा, बहुत सारी एप्लीकेशंस में हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हुए फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा पावर सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर सेट ऑफ अ सेट। बहुत ध्यान से समझ लेंगे इसको, बहुत ध्यान से। मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर इसके बेसिक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर से एक एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लो एक सेट है बी, उसके दो एलिमेंट्स। आपको अगर सर वही एग्जाम्पल पेल रहे हो बार बार, पर समझ में आ जाएगा। अब इस सेट के सारे सबसेट्स लिख दो, इस सेट के सारे सबसेट्स लिख दो। अब हमें पता है इसका एक सबसेट है फाई, एक सबसेट है ए, एक सबसेट है सेट कंटेनिंग बी, और एक सबसेट है सेट कंटेनिंग ए एंड बी। अब आप क्या करो, इन चार सबसेट्स को, एक, दो, तीन, चार, ये चार इस सेट के सबसेट्स हैं। अगर मैं इन चार को एलिमेंट्स मान लूं, दोबारा से सुनो क्या बोला, अगर मैं इन चार सेट्स को एलिमेंट्स मानते हुए एक सेट बना दूं, ये एक सेट बन गया बेटा, और इस सेट में चार एलिमेंट्स हो गए, एक, दो, तीन, चार। तो ये जो सेट बन के आया, इस सेट को मैं लिखूंगा पावर सेट ऑफ बी। मतलब पावर सेट ऑफ बी में एलिमेंट्स आ गए हैं कुछ, से एक्स, वाई, जेड, टी, कुछ भी नाम रख दो। एक्स मैं फाइव को बोल रहा हूँ, वाई मैं इसको बोल रहा हूँ, जेड मैं इसको बोल रहा हूँ, टी मैं इसको बोल रहा हूँ। तो पावर सेट में चार सबसेट, चार एलिमेंट्स हैं, पर ये चारों बी के सबसेट हैं। मतलब एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी, वाई इज अ सबसेट ऑफ बी, जेड इज अ सबसेट ऑफ बी, टी इज अ सबसेट ऑफ बी। तो क्या सीखा इस एग्जाम्पल से, क्या सीखा इस एग्जाम्पल से? हमने ये सीखा कि अगर हम एक ऐसा सेट बनाएं, हम एक ऐसा सेट बनाएं विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? उस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट, और उस सेट को हम डिनोट करेंगे इस सिंबल से। एक ऐसा सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, एक ऐसा सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, तो सच ए सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट, और उसको डिनोट करेंगे इस सिंबल से। अब मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि मेरे लिए तो ये, आपको ये चाइनीज जो लिखी हुई है ना, ये समझ में आनी चाहिए। चाइनीज तो नहीं लिखी है, पर बच्चों को चाइनीज ये दिखती है। रीजन, आप मैथमेटिकली आपको रीड नहीं करना आता, आपको समझ में आ जाता अभी क्या बात चल रही है, पर उसको मैथमेटिकली रीड करना और राइट करना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें मैथमेटिकल लैंग्वेज लिख के आएगा, तो बच्चे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं, तभी मैं कह रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, क्या लिखा हमने यहां पे, क्या लिखा? पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए एक सेट है, and this set contains element in the form of x such that x is a subset of a। मतलब जितने भी a के सबसेट होंगे वो सारे इसके एलिमेंट्स होंगे। दोबारा सुनिए, जितने a के सबसेट्स होंगे वो सारे इसके एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि b के जितने सबसेट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं पावर सेट ऑफ b के। आई होप डेफिनेशन ऑफ पावर सेट इज क्लियर। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज समझ में आती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेके। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो इस एग्जांपल में, देखो इस एग्जांपल में देखो, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? दो। सेट बी में दो एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, ये पढ़ा था अभी हमने, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर, बी का कार्डिनल नंबर 2 है तो 2 पावर 2 मतलब 4। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट इज ऑल्सो 2 पावर 2 दैट इज 4। कारण क्या है? जितने बी के सबसेट्स होंगे उतने ही पावर सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स होंगे। दोबारा से सुनो, जितने बी के सबसेट्स होंगे उतने ही पावर सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी इज 2 पावर p, वेयर p इज कार्डिनल नंबर ऑफ b। तो इस बात को जनरलाइज कर दें अब। तो इस बात का जनरलाइज्ड मीनिंग क्या निकल के आया? इस बात का जनरलाइज मतलब ये निकल के आया कि अगर किसी सेट A में p नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो number of subsets of A will be 2 raised to power p।
इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A is also 2 power p. Number of subsets in the set A is also 2 power p. Right? यहां तक बातें सारी समझ में आ रही होंगी, ठीक है? तो आज के लिए बेटा यहीं पे रुकते हैं एंड यहीं से फिर हम नेक्स्ट क्लास में कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे। पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें है ना, मैं दोहरा रहा हूँ। एक, मैंने कहा था कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और आप और अच्छा लर्न करना चाह रहे हैं, तो हर चैप्टर के बाद, हर वीडियो लेक्चर के बाद एक प्रैक्टिस शीट आपको दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ DPP, वो करनी ही करनी है, ठीक है? NCERT को साथ साथ फॉलो करना है और आपका कुछ भी पढ़ाई मिस नहीं हो, तो उसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आप हमारा चैनल और हमारी ऐप, दोनों ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी चीज़, आपको पूरा कोर्स डिटेल में यहाँ पे मिल जाएगा ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना? तो स्टे ट्यून्ड विद संकल्प क्लासेस, और इस चैप्टर को फिर हम अगले लेक्चर में यहीं से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है बच्चों? थैंक यू फॉर टुडे एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास देन। थैंक यू बेटा।